अस्सलामु अलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। महीने का आखिर चल रहा था। मैं जानती थी कि अम्मा के पास थोड़े बहुत ही पैसे बचे होंगे और वो गिन गिन कर ये दिन गुजारेंगी। महीने के शुरू की तारीखों में ही चचा घर में आते थे। वो अम्मा को खर्चा देते, सौदा सल्फ भी डालकर दे देते थे। इनके आने में अभी बहुत टाइम बाकी था और मेरी पार्टी अभी कुछ दिन बाद थी। मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। अम्मा से कहने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं जानती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और जब मैं इनसे ये फरमाइश करूँगी तो वो इस फरमाइश को पूरा नहीं कर सकेंगी, मगर दिल ही दिल में परेशान हो जाएंगी। फिर ये सोच में पड़ जाएंगी कि वो मेरी छोटी छोटी खुशियों को पूरा नहीं कर सकती। जब भी अम्मा के सामने मैंने इस बात का इजहार नहीं किया था और अपनी दोस्तों को भी मैंने बहाना बनाकर टाल दिया था कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं पार्टी में नहीं आ सकती, मगर मेरी दोस्तें किसी तरह से भी मान नहीं रही थी। फिर उन्होंने ये बात टीचर को जब बताई तो टीचर भी कहने लगी कि आप लोगों को रोल स्लिप अपनी पार्टी वाले दिन ही मिलेंगी। अगर आप लोग पार्टी वाले दिन छुट्टी करेंगे तो इसके बाद आपको रोल स्लिप लेने के लिए अपनी अम्मी के साथ आना पड़ेगा और आपको इसका फाइन भी देना पड़ेगा। टीचर की ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई। अब न चाहते हुए भी मुझे पार्टी वाले दिन अपने स्कूल में जाना पड़ गया था, मगर मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि वहाँ पर सब लड़कियाँ नक्सक से तैयार होंगी और एक से बढ़कर एक उन्होंने लिबास पहन रखा होगा। ऐसे में मैं अपनी सब लड़कियों में सुबकी नहीं करवा सकती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब अम्मा मुझे कहने लगी, क्या बात है अलीना, तुम इतनी खामोश और परेशान क्यों लग रही हो? अम्मा की बात सुनकर मैं होश की दुनिया में आई। अम्मा मुझे तशवीश से देख रही थी। एक पल को मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं अम्मा को ये बात बता दूं, मगर फिर मैंने अपनी सोच को झटक दिया कि खामख्वाह में अम्मा परेशान हो जाएंगी। अम्मा कहने लगी, आखिर बताओ तो सही कि मामला क्या है? तुम क्यों इतनी परेशान और उदास लग रही हो? आज से पहले तो तुम्हें मैंने इतना परेशान नहीं देखा। अम्मा फौरन ही मेरी तरफ से तशवीश का शिकार हो गई थी। मैंने बमुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली और माँ को कहने लगी कि बस आज सर में दर्द है, स्कूल में काम ज़्यादा था, इस वजह से मैं थक गई हूँ। अम्मा कहने लगी कि तुम थोड़ी देर सो जाओ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, मैं ज़रा पड़ोस में जा रही हूँ। हलीमा की तबीयत पिछले काफ़ी दिनों से ख़राब है और वो शिकायत कर रही थी कि मैं उसे देखने के लिए एक बार भी नहीं गई। अम्मा के जाने के बाद मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो टेलीफोन बजने लगा। मैंने फ़ोन उठाकर कान के साथ लगाया तो दूसरी तरफ चचा बोल रहे थे। चचा मेरी आवाज़ सुनकर बशाशत से कहने लगे, और सुनाओ, कैसी हो, क्या हो रहा है? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, शर्माने की झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मेरे जहन में झमाका सा हुआ कि क्यों ना मैं अपनी इस परेशानी का जिक्र चचा से कर दूं। तभी मैंने झिझकते हुए चचा से अपनी परेशानी का जिक्र कर दिया तो वो हंसने लगे। कहने लगे कि इतनी सी बात पर मेरी गुड़िया इतना परेशान हो रही है। फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हारे घर में आता हूँ और आज ही मैं तुम्हारी अम्मी को पैसे देकर जाता हूँ। तभी मैंने चाचू को कहा कि आप अम्मी को ये बात मत बताइएगा कि आपको मैंने ऐसा कहा है। वो फिर से कहने लगे कि मैं तुम्हारी अम्मी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। आज रात को मैं आऊँगा और फिर तुम मेरे साथ चलकर ही शॉपिंग कर लेना। इनकी बात सुनकर मैं चुप की चुप रह गई, क्योंकि जब भी वो घर में आते थे न जाने क्यों अम्मा मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने देती थी। जब भी मैं कमरे से बाहर निकलती तो अम्मा मुझ पर गुस्सा करने लगती थी और इनके डांट डपट से मैं खाइफ होकर अपने कमरे में ही जैसे कैद होकर रह जाती थी। हालांकि चचा बहुत अच्छे थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। बचपन में तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें भी लाते थे। तब अब्बा भी जिंदा थे। अब्बा के साथ हम अक्सर चचा के घर में और बाकी रिश्तेदारों के घर में भी जाते रहते थे। तब अम्मा मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाती थी, मगर अभी कुछ साल पहले ही अब्बा का इंतकाल हो गया तो घर में जैसे उदासियों, परेशानियों और गुर्बत ने डेरे डाल लिए थे। ऐसे में अम्मा सख्त परेशान थी कि अब वो मुआशी हालात का कैसे सामना करेंगी, अपनी और मेरी ज़रूरियात को कैसे पूरा करेंगी। और ऐसे वक्त में जब इंसान का साया भी इसका साथ छोड़ जाता है, तमाम अजीज़ो अकारब बिला वजह रूठ जाते हैं और पलट कर खबर भी नहीं लेते।
ऐसे में चचा ने हमारा साथ दिया। वो कहने लगे कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाईजान ने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी मदद की, और अब जब वो दुनिया से चले गए हैं तो क्या मैं इनकी बीवी और बच्चों को अकेला छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगा। इसके बाद चचा घर में राशन भी देकर जाते और हर महीने अम्मा को माकूल रकम भी देकर जाते थे। अम्मा को अपनी ज़रूरियात के लिए चचा के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता था, और ना ही कभी उन्होंने अपने मुंह से चचा से कभी किसी ज़रूरत का इजहार किया था। अम्मा कहती थी कि मुझे उनसे मांगते हुए शर्म आती है। अम्मा की देखा देखी मैंने भी चचा से फरमाइशें करना तर्क कर दिया था। जब भी चचा आते मुझसे मेरी फरमाइशें पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं अम्मा की घूरी से खाइफ होकर चचा को कह देती कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चचा की शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका था और वो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। अक्सर अम्मा इन्हें मशवरा देती कि दूसरी शादी कर लो। ये बात सुनकर वो खामोश हो जाते, कहते कि मेरी बीवी इस चीज़ के लिए कभी नहीं मानेगी। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। अब मेरा बचपन कब का रुखसत हो चुका था। मैं जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। अब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। मैंने खूब रंग रूप निकाला था और मेरा कद काठ भी बहुत अच्छा था। मेरा रंग दूध की तरह सफ़ेद था, जबकि मेरी माँ का रंग सांवला सा था और मेरे बाप का रंग भी सांवला था। मैं न जाने किस पर गई थी। जो लोग मुझे देखते थे मेरी माँ से ही बात करते थे, लगता नहीं कि आपकी बेटी है, क्योंकि मेरे बाप की मेरे साथ मुशाबियत बिल्कुल नहीं थी। जो मुझे देखता देखता ही रह जाता था। मैं देखने में अपनी उम्र से कई साल बड़ी लगती थी। अम्मा मुझे देखती तो दहल जाती थी। उनका बस नहीं चलता था कि वो मुझे सारी दुनिया से छुपाकर अपने कमरे में ही कैद कर लें। वो मुझे खुद स्कूल छोड़ने जाती और खुद ही लेने जाती। अम्मा ने मुझे अभी से बुर्का भी पहना दिया था। घर में भी वो हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी, और अब कई महीनों से वो मुझे चचा के सामने भी आने नहीं देती थी। चचा घर में आते, मेरे बारे में पूछते और अम्मा यही हमेशा कहकर टाल देती कि वो पढ़ रही है, सो रही है, इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। और मैं फिर खामोशी की घूंट भरकर रह जाती थी। मेरा दिल करता था कि मैं चचा के साथ वक्त गुजारूं, इनसे फरमाइशें करूं, जैसे बचपन में इनसे लाड उठवाती थी, मगर अम्मा की नाराज़गी से खाइफ होकर मैं अपनी इस ख्वाहिश को दिल ही दिल में दबाने पर मजबूर हो गई थी। ना जाने क्या वजह थी, अब जब भी चचा आते थे अम्मा उनको लेकर कमरे में चली जाती। कितनी देर तक वो कमरे में बंद रहते थे और अक्सर इनके ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगती थी। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि अम्मा मुझ पर तो बहुत सख्ती करती हैं। वो मुझे तो कहीं भी आने जाने नहीं देती, मगर खुद चचा के साथ वो कितनी देर तक कमरे में बातें करती रहती हैं, और अगर मैं कमरे में जाऊं तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। आखिर चचा के साथ वो ऐसी क्या बातें करती हैं जो मेरे सामने नहीं कर सकती, और चचा आखिर क्यों हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। मेरा जहन एक अजीब ही लय पर सोचने लगा था। मैं अपनी माँ से बदगुमान नहीं होना चाहती थी, मगर जो कुछ वो कर रही थी उसकी वजह से मैं इनके बारे में गलत सलत सोचने पर मजबूर हो गई थी। वो खुद तो चचा के साथ अक्सर रिश्तेदारों के घर में चली जाती थी और अक्सर बाजार में भी जाती थी, जबकि मेरे लिए चचा के सामने आने पर भी पाबंदी थी। आखिर इन्हें किस बात का खौफ था? वो मेरे सगे चचा थे, मैं इनका खून थी, और मुझे मेरे ही रिश्तों से वो कैसे दूर रख सकती थी। समझ में नहीं आता था कि अम्मा आखिर चाहती क्या हैं। मैं माँ के बारे में कुछ गलत सोचना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जिस तरह चचा को लेकर वो अपने कमरे में बंद हो जाती थी, मेरे जहन में वो अजीब गरीब ख्याल आने लग जाते थे। मुझे लगता था कि दोनों आपस में कुछ गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी छोटी बच्ची तो थी नहीं। मुझे भी पता था कि चचा अम्मा का नामहरम है और वो इनको लेकर अपने कमरे में क्यों बंद हो जाती हैं, जबकि अम्मा एक बेवा है। इस हिसाब से तो इनका चचा के साथ कोई रिश्ता भी नहीं हुआ। ऐसी बातों को मैं अपने दिल में दबा के रखती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरी अम्मा को ज़रा भी भिनक लग गई कि मैं किस किस्म की बातें सोचने लगी हूँ तो मेरा खून पी जाती वो। पहले ये अम्मा की डर से मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद ही चचा से दूर होने लगी थी, और आज इनसे मैंने झिझकते हुए फरमाइश तो कर डाली थी, मगर मुझे दिल ही दिल में खौफ भी सता रहा था कि अगर उन्होंने अम्मा के सामने किसी बात का जिक्र कर दिया तो तब क्या होगा। अम्मा तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, मगर फिर मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली देने लगी कि चचा कभी भी वादा खिलाफी नहीं करेंगे। आज फिर शाम को ही चचा घर आ गए थे। खिलाफे मामूल उनको घर देखकर
अम्मा बहुत खुश हुई थी। चचा ने अपने वादे के मुताबिक अम्मा को पैसे दे दिए और इस बार उन्होंने मामूल से ज़्यादा पैसे अम्मा के हवाले किए थे। वो कहने लगे कि अलीना स्कूल में पढ़ती है, अब बड़ी हो गई है, इसके भी 100 खर्चे होंगे, 100 ख्वाहिशात होंगी। ये पैसे मैंने अलीना के लिए दिए हैं, आप इससे पूछ लें, अगर इसे कुछ चाहिए तो इसे दिला दें। आज रात को चचा हमारे घर में ही रुके थे। आज रात को वो अम्मा के कमरे में ठहरे थे और अम्मा मेरे साथ आकर सो गई थी। रात को जब मैं अम्मा के पास सोने के लिए लेटी तो वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारी पार्टी कब है। मैंने एक झटका दिया और सर उठाकर अम्मा की तरफ देखा। मेरी आंखों में छाई हैरानगी देखकर वो हंस पड़ी और कहने लगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम क्या समझती हो कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारी उदासी के सबब क्या है। आज मुझे जमीला ने बताया था कि तुम लोगों को स्कूल में पार्टी है और इनकी लड़कियां भी जोरों शोर से पार्टी की तैयारियां कर रही हैं। मैं तभी सोच में पड़ गई थी कि मैं तुम्हारी पार्टी के लिए कपड़ों और जूतों का कैसे इंतजाम करूं। और देखो, अल्लाह ने मेरी सुन ली। आज ही तुम्हारे चाचू घर पैसे देने के लिए आ गए हैं। कल तुम्हें वैसे भी स्कूल से छुट्टी है, कल मैं तुम्हें खुद ही बाजार ले चलूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई और वो सारी रात खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाहर से बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अब जब मैं किचन में आने लगी तो अम्मा ने मुझे गुस्से से घूर कर देखा। जैसे ही मैं किचन में पहुंची वो मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगी कि तुम्हें किसने कहा था कमरे से बाहर आने का। अम्मा का अंदाज देखकर मैं हक तक रह गई। क्या हो गया है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैं नाश्ता करने के लिए तो किचन में आई हूँ। वो कहने लगी कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे चचा अभी घर में ही हैं और जब तक वो घर में मौजूद हों तुम कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। अब तुम इसी किचन में रहना। किचन से अगर बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा का अंदाज देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर जब तक चचा रुखसत नहीं हो गए अम्मा ने मुझे किचन से बाहर निकलने नहीं दिया। चचा बार बार कहते रहे कि अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपके साथ बाजार चलने के लिए तैयार हूँ। अम्मा ने इनसे भी मेरी पार्टी का जिक्र कर दिया था, तभी वो बार बार ये बात कह रहे थे, मगर हर बार अम्मा इन्हें इनकार कर देती। चचा जब यहाँ से चले गए तो मैं फिर सोच में गुम हो गई कि आखिर अम्मा ऐसा क्यों नहीं चाहती कि मैं चचा के सामने आऊं। इसमें ऐसा क्या राज है, क्या वजह है? इसके बाद 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि जब मैं कमरे में गई तो वो दोनों बातें कर रहे थे। मुझे देखकर खामोश हो गए। चचा मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे और अम्मा की नज़रों में मेरे लिए घूरी थी। अब मेरे पेपर्स हो रहे थे और मेरी ये कोशिश थी कि मेरे नंबर पूरी क्लास में सबसे अच्छे आएं। आज मैं पेपर देकर घर आई तो आज घर में चचा मौजूद थे। मैं अम्मा की सारी खफगी को बालाए ताक रख कर इनके कमरे में चली गई और चचा को सलाम करने के बाद इसी कमरे में बैठ गई। अम्मा ने मुझे लाख इशारे किए मगर मैंने इनके इशारों को नज़रअंदाज कर दिया और वहीं पर चचा के पास बैठकर इनसे बातें करने लग गई। तभी अम्मा कमरे से बाहर चली गई और फिर मुझे भी आवाज़ देकर बाहर बुलाने लगी, मगर मैंने अम्मा की आवाज़ को सुनी अनसुनी कर दिया। मुझे भी सख्त गुस्सा आ रहा था कि वो मुझे मेरे सगे रिश्तों से कैसे दूर रख सकती हैं, जबकि इनके साथ तो वो खुद वक्त गुजारती थी और खुद तो वो इनसे किसी किस्म का कोई पर्दा भी नहीं करती थी। तो फिर ये सारी पाबंदियां मेरे लिए क्यों थी? मेरी सोच न जाने क्यों बागी सी होने लगी थी। तभी चचा मुझे कहने लगे कि मेरे पास आकर बैठो। एक पल को मुझे झिझक का एहसास हुआ, मगर अगले ही पल मैंने खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि वो तो मेरे चचा हैं और मुझे उनसे शर्माना नहीं चाहिए। जब मैं इनके पास जाकर बैठी तो वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि तुम खाती पीती नहीं हो, कितनी कमज़ोर हो गई हो। अब उनका हाथ मेरे बाजू पर रेंग रहा था। कहने लगे, बाजू भी देखो कितने सूखे से हो गए हैं। मेरा हाथ इनके हाथों में था और वो मेरे हाथ को हल्के से दबा रहे थे। मुझे अजीब सी घबराहट का एहसास होने लगा। मैंने चचा की तरफ देखा, इनके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। तभी यकदम अम्मा कमरे में आ गई। फिर मेरा हाथ इनके हाथ से छुड़ाकर मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। मुझे मेरे कमरे में फेंक कर वो कहने लगी कि आज के बाद तुम इस शख्स के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा तो ये कहकर कमरे से बाहर चली गई और मैं हैरान परेशान सी सोचती रह गई कि ये सब क्या था। आज मुझे चचा का लम्स इतना अजीब क्यों लग रहा था और इनके चेहरे के तासरात गो के मुझ में इतनी समझ नहीं थी और ना ही मैंने अब्बा के अलावा किसी मर्द को देखा था, मगर फिर भी मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे चचा कुछ अजीब से थे।
وہ میرے لیے میرے باپ جیسی شفقت نہیں رکھتے تھے تو پھر ان کے ذہن میں میرے لیے کیا تھا؟ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اماں اور چچا کے جھگڑے کی آوازیں یہاں تک آنے لگیں۔ اب چچا بکتے جھکتے کمرے سے باہر نکل گئے اور کہنے لگے کہ میں اگر آپ لوگوں کا خیال نہ رکھتا تو آپ لوگ بھوکے مر جاتے۔ آپ نے میری قربانیوں کا، خدمتوں کا یہ صلہ دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہی آپ سے میں نے، اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، مگر آپ نہ جانے کیوں میری بات کو سمجھ نہیں رہی۔ آپ بہت ہی احسان فراموش عورت ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی اور عین وقت پر آپ مجھے یوں صاف جواب دے دیں گی، مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال پھینک دیں گی۔ مگر آپ مجھے نہیں جانتی ہیں، میں اپنا حق لے کر رہوں گا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر چلے گئے تھے اور میں سوچتی رہ گئی تھی کہ آخر وہ کون سے حق کی بات کر رہے ہیں، اور اماں کو انہوں نے اتنی باتیں سنا دی۔ اماں خاموشی سے سنتی رہ گئی۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے بھی اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ ہم محنت مزدوری کر لیں گے، ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، مگر آج کے بعد چچا کی مدد نہیں لیں گی۔ اماں کہنے لگی کہ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ میں کسی فیکٹری میں کام کر لوں، سلائی تو مجھے ویسے بھی آتی ہے، میں سلائی کڑھائی کر کے اپنا گزارا کر لوں گی، مگر میں آج کے بعد اس شخص کا احسان نہیں لوں گی۔ جس طرح یہ مجھ پر احسان جتا کر گیا ہے، میں آج کے بعد اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ اور پھر اماں نے گھر میں ہی سلائی مشین رکھ کر اجرت پر کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے تھے۔ دن بدن اماں کے ہاتھ میں صفائی آتی گئی۔ نفاست پہلے بھی تھی، تبھی اماں کے پاس سلائی کے گاہک بڑھنے لگے تھے۔ انہی دنوں چچا گھر آئے، اماں سے سخت شرمندہ تھے، مگر اماں ان کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ پھر وہ اماں کو لے کر کمرے میں چلے گئے۔ نہ جانے اور کیا کیا باتیں ہونے لگی کہ اماں کے غصے والی آوازیں مجھے یہاں تک آ رہی تھیں۔ میرے لیے سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یوں بھی آخری بار چچا نے یہاں سے جاتے ہوئے جو کہا تھا وہ ابھی تک میرے ذہن سے نکلا نہیں تھا۔ تبھی میں اماں کے کمرے میں گئی اور ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چچا جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سچ تھا، تو آج تک میں ہی بے وقوف تھی جو حقیقت سے لا علم تھی۔ تبھی چچا نے ایک قہر بھری نظر مجھ پر ڈالی اور گھر سے باہر چلے گئے۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اماں میرے سامنے آ کر بیٹھی اور وہ کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ جس دن تمہیں حقیقت پتہ چلی اس دن تمہیں بہت دکھ ہوگا، اور میں تمہیں اسی دکھ سے بچانا چاہتی تھی۔ تبھی میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس شخص کے سامنے آؤ۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر تم نے اس کی کوئی بھی بات سن لی تو تم حقیقت تک پہنچ جاؤ گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں اماں کو کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ مجھے بتائیں میں کون ہوں، میں کس کی اولاد ہوں؟ اماں نے گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ میں اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے بہت علاج معالجہ کروایا، مگر پھر مجھے یہ خوشی دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ اور پھر ایک دن صبح سویرے میں اٹھی تو مجھے گھر کے باہر سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب جب میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے اٹھا کر گھر میں لے آئی تو وہ بچی تھی، اور پھر میرے شوہر کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ انہیں میں نے ساری بات سے باخبر کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر اس بچی کو یہاں پر رکھا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگ غریب ہوں، اولاد کی پرورش نہ کر سکتے ہوں، یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ اگر اللہ نے ہمیں اس بیٹی کی رحمت سے نواز دیا ہے تو ہمیں اس سے منہ موڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے اپنے گھر میں رکھ کر اس کی پرورش کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس رحمت سے فیض یاب کیا۔ تب سے تم ہمارے گھر میں پلنے لگی اور ہم نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا۔ ہم دونوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی تمہیں یہ حقیقت نہیں بتائیں گے، اور پھر ہم نے اپنے رشتہ داروں اور تمہارے چچا سے بھی اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ تمہیں کبھی بھی حقیقت کوئی نہیں بتائے گا، کوئی تم سے اس بات کا ذکر نہیں کرے گا کہ تم ہماری سگی اولاد نہیں ہو۔ مگر ابھی کچھ دن پہلے ہی چچا کی نظر بدل گئی، وہ تم پر بری نظر رکھنے لگا۔ وہ تو یوں بھی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی بیوی سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اور دوسری شادی کا مشورہ اسے میں نے ہی دیا تھا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ وہ بری نظر تم پر ہی ڈالے گا اور مجھ سے اپنے احسانات گنوانے لگے گا، اور وہ ہم پر یہ احسانات شاید اسی لیے کر رہا تھا کہ کل کو وہ تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگے تو میں اس کے احسانوں کے بوجھ تلے دب کر
इस चीज़ से इनकार ना कर सकूं। मगर मेरे लिए अपनी बच्ची की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहम हैं। यकीनन इसके पास पैसा है और वो तुम्हें तमाम सुख दे सकता है, मगर वो तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है और मैं तुम्हारी बेजोड़ शादी नहीं कर सकती। मैं अम्मा के गले लग गई और इससे कहने लगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरी सगी माँ नहीं हैं, क्योंकि आपने सगी माँ से बढ़कर मेरे लिए किया है और मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। इसके बाद चचा बहुत बार घर में आए, मगर अम्मा ने इनके लिए घर का दरवाज़ा ही नहीं खोला और मैं अपनी सोच पर नादिम होकर रह गई कि मैं अम्मा के बारे में कितना गलत सोच रही थी, कि शायद इनका चचा के साथ गलत रिश्ता है, न जाने इनका आपस में क्या ताल्लुक है। और अब जब मुझे हकीकत पता चली तो मुझे खुद पर ही शर्मिंदगी होने लगी थी। अम्मा खुद ही मेहनत मजदूरी करने लगी थी, मगर उसके बाद उन्होंने चचा से खैरात नहीं ली थी। मैं भी अपनी माँ की मदद करती थी। मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। घर के काम ज़्यादातर मैं खुद करती थी, ताकि मेरी अम्मा ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई कर सकें और हमें किसी किस्म का कोई भी किसी भी ज़रूरत के लिए हाथ फैलाना ना पड़े। चचा कहते थे, हरकत में बरकत है। सच कहते हैं कि हरकत में बरकत है। जब से अम्मा ने ये काम शुरू किया था, हमारे माली हालात बहुत अच्छे होने लगे थे, क्योंकि अपनी कमाई में बरकत थी। चचा गलत नीयत से जो पैसे देते थे, इनमें हमारा गुजारा बमुश्किल होता था और महीना ख़त्म होने से पहले ही वो पैसे ख़त्म हो जाते थे। मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। तभी अम्मा ने मुझे एक बात बताई थी कि चचा ने दूसरी शादी कर ली है। शायद वो अब यहाँ से मायूस हो गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम उनसे पैसे मांगेंगे, लेकिन जब हमने इनसे पैसे मांगना छोड़ दिया और उनके सामने हाथ नहीं फैलाया तो उन्होंने नाचार दूसरी शादी कर ली। ये हमारे हक में अच्छा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अम्मा मोहल्ले की एक शरीफ घराने में मेरा रिश्ता तय कर चुकी थी और मेरी शादी कर दी। और वो लोग भी गरीब थे, लेकिन इज्जतदार और शरीफ लोग थे। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरी अम्मा का घर बिल्कुल करीब था। असफंद एक बहुत अच्छा और मेहनती लड़का था। मैं इसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन मैं अपनी माँ को दुआएं देती थी। अगर मेरी माँ मेरे आगे ढाल बनकर ना खड़ी होती तो इस वक्त चचा मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर चुका होता।